नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बाकी प्रश्नों के ऊपर। तो देखते हैं पहला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि सेवानिवृत्ति की आयु या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। तो इसमें वर्ष तो नहीं दिया है, आयु सीमा दी गई है। तो कितना आयु सीमा? तो 65 वर्ष आयु सीमा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा वकालत की जा सकती है? तो किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। ठीक, किसी भी न्यायालय में, या ना तो सर्वोच्च न्यायालय में, ना ही उच्च न्यायालय में, ना ही और किसी राज्य के न्यायालय में, कहीं भी नहीं की जा सकती। ठीक। 23वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो कैसे की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो कैसे की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ उसके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसमें राष्ट्रपति तो नियुक्ति करेगा, लेकिन किसका परामर्श लेगा? तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका परामर्श लेगा। ठीक है। 26वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है जब न्यायाधीशों के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। कब? जब न्यायाधीशों में किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का एक पर्याप्त कोरम नहीं होता है, तभी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक, इसका वर्णन अनुच्छेद 127 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अग्रिम स्वीकृति से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है। 27वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित मंडल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्यों की संख्या है। तो कितने हैं? तो ये 4 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है? तो कहाँ है? तो सर्वोच्च न्यायालय में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, किसके अंतर्गत आती है? इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक। 30वां प्रश्न है, भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अधिकृत करता है? तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 137 करता है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत केवल उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। किसको दी गई है? केवल उच्चतम न्यायालय को दी गई है। ठीक है। 31वां प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन डी। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाए। संसद या किसी राज्य द्वारा निर्मित कानून यदि संविधान के प्रावधान के विरुद्ध हो तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति के तहत उस संवैधानिक प्रावधान को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, यदि वो संविधान का उल्लंघन करता हो कोई भी कानून, तो उसको वो अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 137 में है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर पूछे प्रश्न कि न्यायिक पुनर्विलोकन किस संविधान स्रोत से लिया गया है, किसके संविधान स्रोत से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। मैंने अभी बताया था कि अगर कोई संविधान का विरोध करता है या फिर उसके
उसका अनुपालन नहीं करता है तो उसे अघोषित किया जा सकता है, असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। इस कारण से सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227। ऑप्शन ए। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के संबंध में रीट जारी करते हैं तथा अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायाधीशों न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। ठीक है, 35वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख करना होता है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। इसे निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। क्या है ये? अभिलेख न्यायालय का आशय है। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का वकील होना आवश्यक है? तो कितने वर्ष होना आवश्यक है? 10 वर्ष होना। ठीक है, इसमें वकील बोला है और अगर वही न्यायाधीश बोलता तो क्या आता? 5 वर्ष आता। ठीक है, नीचे दिए गए भारतीय न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो किसे माना जाता है? उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को और 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है तथा इनके द्वारा दिए गए निर्णयों को अवमानना करना न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है और कड़ा दंड देने का प्रावधान है। ठीक है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? तो किसने किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। ठीक, ये ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जो न्यायाधीश थे। ठीक, जब जाकिर हुसैन जी का पद में रहते हुए मृत्यु हो गई थी तो फिर वीवी गिरी द्वारा, जो कि उपराष्ट्रपति थे, उनके द्वारा कार्यभार संभाला गया था। वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, लेकिन जब वो राष्ट्रपति के चुनाव में स्वयं खड़े हुए तो वो अपने पद से त्यागपत्र दे दिए थे। तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ठीक, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी निर्धारित की है? तो कम से कम कितनी निर्धारित की है? तो 5 निर्धारित की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं है? तो कौन नहीं है? लोकसभा के सदस्य के चुनाव पर विवाद, इसके साथ ही राज्यसभा के सदस्य के चुनाव पर विवाद, ये उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कौन करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 127 करता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो कौन कौन से आते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक विवाद, राज्यों के पारस्परिक विवाद, संविधान के उल्लंघन का से संरक्षण, 1, 2 व 3 दोनों। ठीक, जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद PIL लगाया जाता है तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो PN भगवती जो थे वो इस समय मुख्य न्यायमूर्ति थे। ठीक, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र ने किस वर्ष लोकायुक्त की संस्था का आरंभ किया था? ऐसा करने वाला यह पहला राज्य था। कब किया था? तो 1971 में किया था। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो तदर्थ न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश? तो क्या होगा? केवल तदर्थ न्यायाधीश। ठीक, ये सही है और 2 गलत है।
47वां है भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। दूसरा है भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? दोनों सही हैं। ठीक, ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, या ये संबंधित था क्या? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमा। ठीक, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमा में 1992 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण संबंधी ऐतिहासिक निर्णय दिया था, जिसमें मंडल आयोग के रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण पर बरकरार रखा गया। किंतु यह क्रीमी लेयर अर्थात आर्थिक तौर पर सशक्त पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं होगा, यह केवल गैर क्रीमी लेयर के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी तय किया कि आरक्षण का अधिकतम सीमा 50% से अधिकतम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो न्यायमूर्ति A.S. आनंद इसने कहा था। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विश्व चंद्रचूड़ के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? वे भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। वे अब तक के सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की। तो कौन सा सही है? तो ये तीनों सही हैं। ठीक है, सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? कमल नारायण सिंह सबसे कम समय के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को कैसे संरक्षित करता है? तो कैसे संरक्षित करता है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा संरक्षित करता है। ठीक, न कि वैधिक प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में सही क्या है? तो संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर एक आदेश के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ही एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, इसका शक्ति केवल संसद के पास है। तो दूसरा नहीं होगा सही, केवल फर्स्ट होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तदर्थ समिति नहीं है? तो लाभ के पद से संबंधित संयुक्त समिति क्या है? तदर्थ समिति नहीं हो सकता है। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के परामर्श क्षेत्राधिकार के संबंध में क्या सही है? तो क्या सही है? राष्ट्रपति अपना परामर्श मांगे जाने पर उच्चतम न्यायालय अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है। दूसरा है परामर्श क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 143 में उल्लेखित है। राष्ट्रपति ने सबसे पहली बार दिल्ली कानून अधिनियम 1951 के तहत उच्चतम न्यायालय के परामर्श क्षेत्राधिकार का संदर्भ दिया था। तो पहला तो गलत हो जाएगा, बाकी दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो बाध्य नहीं होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय अपनी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता, इसीलिए पहला गलत है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के छेड़छाड़ को मौलिक अधिकारों का हनन का अपराध मानने वाला विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया गया था? तो कब जारी किया? 1997 में जारी किया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद।